Hello students, it is your first class of chemistry. First of all, you have to know what are fundamentals of chemistry. Before studying first chapter, some basic concept of chemistry. There are some fundamentals between 11th and between 10th and 11th, which acts like bridge, and it will help you in understanding higher concepts. First of all, we have to know what is chemistry. Chemistry. Chemistry comes from Arabic word alchemia. तुम जानते हो कि ये जहां हम लोग रहते हैं यूनिवर्स, इसको हम बड़ा करके बताएंगे। यूनिवर्स ये दो पार्ट का बना होता है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर किसे कहते हैं? जो हम लोग के सामने देख रहे हो, जितना विच ऑक्युपाइज स्पेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर एंड विच हैज सम मास। टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, ये हम तुम जितने भी हैं सभी मैटर्स। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सब मैटर है। केमिस्ट्री इसका स्टडी करें। स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। एनर्जी, साउंड एनर्जी जो बोल रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सभी को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में सब चैप्टर के नाम से जाने जाते हैं। करंट, लाइट, हीट, है ना। तो नाउ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। व्हाट इज स्टडी ऑफ मैटर? मीन्स मैटर क्या स्टडी करेंगे? तो मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उन सब फैक्टर्स का स्टडी करेंगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। और ये मैटर बना होता है किसी का, एलिमेंट का, कंपाउंड का। और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम्स और मॉलिक्यूल के स्टडी को भी हम केमिस्ट्री कर सकते हैं। इन नटसेल, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, या केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बस ऐसे हम लोग जो डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure and properties of matters, those make up the universe. Chemistry is that branch of science, विज्ञान की वैसी शाखा है which deals with the study of structure and properties, structure and properties of matter. कौन matters? Those make up the universe, जो इस यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। In nutshell, we may call chemistry is the study of atoms and molecules. क्योंकि सब मैटर एटम मॉलिक्यूल से रिलेस बनते हैं। इट इज अ शॉर्ट डेफिनेशन। देखो, ये जो यूनिवर्स हम मिटा है, ये यूनिवर्स बना होता है किसी का, यूनिवर्स बना होता है मैटर और एनर्जी से। मैटर और एनर्जी से मैटर को हम छाट दिए फीस केमिस्ट्री के लिए, एनर्जी छोड़ दी फीस के लिए।
मैटर के स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं, जब ऊपर में देखा तुमने। मैटर बना होता है किसी का एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसी का बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स किसके मिलने से बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी का बना होता है? नहीं जानते का, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो लास्ट पार्ट क्लास है, इसके बाद हम जानते नहीं। आज बता रहे हैं कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बना होता है क्वार्क के मिलने से, जिसे हम लिखा देंगे क्वार्क। नाउअडेज quarks are supposed to be fundamental particle of element, not electron, proton, neutron. तो देखा तुमने, क्वार्क तक हम लोग चले गए आज। कहां से चले? यूनिवर्स। इसको हम टेबुलर फॉर्म में देते हैं मैटर को। मैटर क्या है? मैटर किसे डिफाइन अगर कोई कहे करने के लिए तो क्या कहोगे? हम लोग इस चारों तरफ जितना भी मैटर है, क्योंकि ये सब स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसमें मास होता है ना। सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइज, इट occupies space and has some mass, as for example table, chair, pen, ice, oxygen, nitrogen, mercury, etc. These are matter. Now universe, matter and energy. यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर एनर्जी। दुनिया में दो ही चीज है, एक जितना देख रहे हो वो सब, और दूसरा हम लोग जो बोल रहे हैं लाइट है, और जितने डिफरेंट टाइप्स का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, मनुष्य के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। तो ये सभी जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, वो हो गया एनर्जी। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। वो उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, यहीं पर स्टॉप करें और मैटर को आगे हम प्रोसीड करें। मैटर दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हैं जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है सब मैटर है, तो उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है, तभी हम इसका स्टडी कर पाएंगे। प्लांट की संख्या, एनिमल की संख्या जब बढ़ जाती है तो बोटनी और जूलॉजी वाले यानी बायोलॉजी वाले उसको क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। एलिमेंट की संख्या बढ़ गई तो उसका क्लासिफिकेशन, जिसकी संख्या बढ़ जाती है उसका क्लासिफिकेशन करेक्ट किया जाता है। तो इसमें तो सब है, बोटनी, जूलॉजी और जितने भी हैं केमिस्ट्री वाले सब पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सभी आते हैं मैटर में। इसको क्लासिफाई करना तो बहुत ही जरूरी है। इस क्लासिफिकेशन करेंगे, उस क्लासिफिकेशन का दो आधार होगा, एक उसका स्टेट, फिजिकल स्टेट, और दूसरा होगा उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी। तो ये कहलाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा कहलाएगा केमिकल classification. Physical classification is based on physical state of matter according to physical state, and it is according to structure and composition.
कंपोजिशन, संरचना और संगठन, अवस्था। फिजिकल स्टेट तुम लोग जानते होगे, कितना फिजिकल स्टेट जानते हो तुम लोग? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको मालूम है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अभी हम एक और बताते हैं इसमें, लिक्विड और गैस को दोनों को मिलाकर हम लोग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स होता है तरल, विच कैन फ्लो। लिक्विड पानी में बहती है, गैस से बनता है। इसका आयतन आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित, आकार निश्चित, और इसका दोनों निश्चित होता है। यानी शेप, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम जानते हो सब लोग, फिक्स्ड वॉल्यूम बट वेरिएबल शेप। इट ऑक्युपाइज द शेप वॉल्यूम ऑफ, इट ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। इससे ये जो है जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन वही रहता है। 1 लीटर पानी है उसका वही रहेगा शेप, जिस बर्तन में डालो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। और गैस में दोनों वेरिएबल होता है। कमरा में जितना गैस है उसका वॉल्यूम बहुत अधिक है, उसको एक सिलेंडर में हम बंद कर देते हैं, उसका वॉल्यूम कम जाएगा। तो देखा तुमने, वॉल्यूम वेरिएबल है, साथ साथ उसका शेप, कमरा का शेप का था, अभी वो सिलेंडर का शेप हो गया। ये इसमें हमको क्या क्या करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ स्टेट, इट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इन विच गैसेज एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म, जिसमें गैस आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। सॉलिड को गर्म करते तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करते तो गैस बनता है, गैस को भी गर्म करो खूब तो बनेगा प्लाज्मा। कितना? 10 पावर 6 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर ये आता है। ये क्या है? आयनाइज्ड गैसेज, आयनाइज्ड गैसेज प्रेजेंट एट सन एंड स्टार्स। बिकॉज इतना टेम्परेचर अर्थ पर नहीं है। एटम बम का जब एक्सप्लोजन होता है तो ये टेम्परेचर आता है इतना, उस समय इस अवस्था को ला सकता है। इसके लिए वैसा करना संभव नहीं, क्योंकि बहुत वो कॉस्ट। इलेक्ट्रिक लाइटनिंग जब होता है, आसमान में बिजली चमकती है, उस समय ये अवस्था आती है। तो तुम समझ गए, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैसेज एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म। It requires temperature greater than 10 power 6 Kelvin. Hence, it is not present on the surface of the Earth. It is present at the surface of the Sun and glowing stars. जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? प्लाज्मा की अवस्था। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में नहीं बल्कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऐसे कितने पृथ्वी जैसे ऐसे होंगे ग्रह और उपग्रह, वो सब मिलाकर के सबसे ज्यादा स्टेट कौन होता है? तो वो होगा प्लाज्मा की स्टेट में है। और कौन एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा? तो हाइड्रोजन है। और वो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है लगातार। न्यूक्लियर फ्यूजन तुम लोग लोअर क्लास में पढ़े होगा, यानी हाइड्रोजन बम का एक्सप्लोजन हो रहा है, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रहा है, और जिसके कारण सूर्य जो हम लोग के नजदीक है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तुम लोग जानते हो प्लाज्मा। नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। It was discovered by an Indian scientist named Satyendra Narayan Bose in 1920. 1920 में इसका खोज किया था सत्येंद्र नारायण बोस ने, एंड कंफर्म बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E = दिया था, उन्होंने इसको कंफर्म किया था, बट नॉट प्रूफ। लेकिन प्रूफ नहीं किया है क्योंकि यहाँ लेबोरेटरी डेवलप नहीं थी इंडिया में एट दैट टाइम। तो इन 1996 अमेरिका में इसको 1996 में 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया और कहा कि सत्येंद्र नारायण बोस के द्वारा बताए गए, खोजे गए और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा समर्थित जो स्टेट था वो स्टेट ऑफ मैटर वो सही है। और इसका नाम उन लोगों ने बोस आइंस्टीन, वही दोनों डिस्कवर के नाम पर दिया, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। किस एलिमेंट में खोजा गया? सबसे पहले से पोटेशियम में खोजा गया। तो कितना पर? तो ये तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर और ये बहुत कम टेम्परेचर पर, 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर।
ये सबसे कम पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके नीचे जा नहीं सकते हैं। इसके नीचे मात्र 1 डिग्री के 100वें भाग पर इस अवस्था को देखा गया जिसे हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और स्टेट तो और भी है लेकिन उतना डिस्कस नहीं करेंगे। फर्मी अमीन कंडेंसेट है वो जिसका ऑस्ट्रिया में खोज हुआ है 2004 में, और 3 ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने खोजा है फर्मी अमीन कंडेंसेट। पीरियोडिक है तो खैर लिख देते हैं, छोड़ लिख देते हैं 6। हमको आगे बढ़ना है, ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं देंगे। फर्मी अमीन कंडेंसेट इसका खोज 2004 में हुआ अमेरिकन से, ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने किया। तो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी केमिकल क्लासिफिकेशन जो किया जाएगा इसके केमिकल स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन जो है उसके आधार पर तो 2 प्रकार का देखेंगे, एक होगा प्योर, दूसरा होगा इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर। प्योर में 2 आएगा, कौन आएगा? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और इम्प्योर में एक ही होगा, वो होगा मिक्सचर। एलिमेंट्स 3 टाइप के होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। कंपाउंड 2 टाइप के होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मिक्सचर भी 2 टाइप के होंगे, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। नाउ वी हैव टू स्टडी एलिमेंट। एलिमेंट तुम्हारे सामने देखते हो, लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पारा, सभी एलिमेंट्स हैं। अभी तुमने देखा एलिमेंट क्या था, प्योर में 2 था, एलिमेंट और कंपाउंड था। एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसको मिलाने से H2O वाटर कंपाउंड बना। तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which consists of similar types of atoms, hence cannot be divided or broken into 2 or more than 2 types of substances. एलिमेंट इतना प्योर फॉर्म है सब्सटेंस का जिसे 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों में बांटा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि भागों में हो सकता है, भागों में बांट सकता है। तो काटने वाला आरी से छेनी से तो काटेंगे कट ही जाएगा, लोहा चांदी सब कट जाएगा, 2 भाग में बट गया, लेकिन प्रॉपर्टी वही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता। Element is the purest form of matter which consists of similar type of atoms. तो इसके तीनों स्टेट में रह सकते हैं, एलिमेंट तीनों स्टेट में रह सकते हैं। कौन कौन? सॉलिड में रह सकते हैं, लिक्विड में रह सकते हैं, गैसेस स्टेट, तीनों में रह सकते हैं। स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एज फॉर एग्जाम्पल सॉलिड एलिमेंट बताओ, बोलो।
आयरन, जिंक, एसएम, चांदी, सोना, ये सब सॉल्यूबल। लिक्विड में मरकरी, गैसेस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, etc. तो these all elements exist in all these three states. उसको लाया जा सकता है तीनों स्टेट में। गर्म कर देंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर सॉलिड बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे तो 120, 19, 20 सब नाम लिख देते हैं हम लोग, लेकिन 118 अप टू अनऑक्टियम नून। अनऑक्टियम, अन मीन्स होता है 1 और फिर अन मीन्स 1, ऑक्ट मीन्स 8, यानी अनऑक्टियम कितना है इसका? अनऑक्टियम सिंबल होगा और ये होगा 118 अप टू नंबर अप टू अनऑक्टियम। इसमें दो होगा, एक होगा नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल। नेचुरल, आर्टिफिशियल। 92 एलिमेंट्स यूरेनियम तक माने जाते थे नेचुरल एलिमेंट्स, और यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को प्रयोगशाला में बनाए गए, उनको कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम 93, 94 ये सब उसको कहते हैं ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस मींस आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन यूनिट, हेंस कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। लेकिन अभी नेपच्यूनियम का भी खोज हो चुका है, अर्थ में पाया जा चुका है, तो उसको भी नेचुरल ऑक्सीजन में डाल दिया गया है। प्लूटोनियम तो नेचुरल में कितना आ जाएगा? 94 कर देते हैं अप टू नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम तक, और आर्टिफिशियल बिलो ये सब PU 94। तो ये एलिमेंट्स हुआ। एलिमेंट के जो ये लोहा है आयरन, इसको तोड़ेंगे, सबसे तोड़ते जो सबसे तोड़ते लास्ट पार्टिकल आएगा उसे क्या कहते हैं? वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल होगा जिससे हम लोग कहते हैं एटम। सबसे पहले इसको एटम वर्ड दिया था ग्रीक साइंटिस्ट कौन? जॉन डाल्टन। एटम के मिलने से बनाई गई। तो एटम एक ग्रीक वर्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, ए means no and tom means atom, divisible, that is indivisible, अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, which cannot be divided further। लोहा को तोड़ते तोड़ते एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में बता दिया कि इसके बाद इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। और ये दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स called atom. But nowadays atom is divisible. It has lost its original significance. Atom has lost its original significance. इसका नाम जो को अपना खो चुका है, क्योंकि एटम के अंदर तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसमें तोड़ ही दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसे है,
कोई कहा मार्कर का पहाड़ था, उसको तोड़ते तोड़ते डाल्टन नामक ने साइंटिस्ट ने कहा कि देखो एक पेन निकला, ये आगे नहीं टूटेगा भाई, यही लास्ट है पार्ट की। तो आया साइंटिस्ट थॉमसन वगैरह, कहा कि देखो जिससे निकल गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे खोल करके निकाल दिया, कहा कि देखो प्रोटॉन, इस सरकंडा निकाल दिया तो कहा न्यूट्रॉन है। तब ये एटम रहा, ये एटम रहा नहीं रहा, ये टॉम हो गया, मीन्स एटम हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल सिग्निफिकेंस एंड मोर देन 300 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इनसाइड एटम। और एटम के अंदर 300 से भी ज्यादा प्रकार के कणों को खोज किया जा चुका है। तुम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हो, जिसको सब लोग कॉमनली जानते हैं, इसको कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े हो तुम लोग लोअर क्लास में, लेकिन अब इसको कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि हम पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे तुमको कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण क्वार्क से होता है, तो क्वार्क कहा जाएगा फंडामेंटल, कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे, क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ atom consists of two types of subatomic particles, a common में आता है कौन, जो कॉमनली लोग जानते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको जानते होंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो नहीं पढ़ा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्का पढ़ा हुआ तो जानता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कॉमनली लोग ने इसलिए कॉमन कहते हैं। और बी अनकॉमन, जो विशेष पढ़ा हुआ, मेहनत करके पढ़ा या कहीं स्टडी कर रहा है डेप्थ, तो उसको मालूम होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का और चार्ज प्रोटॉन के बराबर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। मेसॉन, पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन, केओन, पाइओन, म्यूओन, लिप्टॉन, बेरियन। क्या क्या बोल रहे हैं सर, हाँ भाई सब पार्टिकल होता है, पाई, फाई, मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन भी पार्टिकल का नाम भी है, पाई, फाई, साई, ईटा, लैम्ब्डा, न्यूट्रिनो, etc. Now these subatomic particles consist of 6 types of particles. These consists of 6 types of subparticles called quark. First, up quark. Second, down quark. Third, top quark. Fourth, bottom quark. Fifth, charm quark. Sixth, string quark. Proton consists of 2 up and 1 down quarks, whereas neutron consists of 2 1 up and 2 down quarks. These 3 of which are of 3 color, red, blue and green. 3 primary colors के बने होते हैं ये सभी quarks. Now quarks are supposed to be fundamental building block of atom. Okay. Now एटम के बारे में हम लोग जो डिफाइन करते हैं,
एटम, एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल। एटम का पहले एग्जांपल देते हैं हम, एटम और मॉलिक्यूल का। एटम का एग्जांपल होगा H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम H से लिखता है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम को N से लिखते हैं। इसका सिंबल कहलाता है, सिंबल जो है ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। ये लैटिन वर्ड से कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दिए जाते हैं, जैसे सोडियम का लैटिन नेम जानते हो, नेट्रियम का पोटेशियम, कैलियम, लेड का प्लम्बम, मरकरी का हाइड्राजीरम, आयरन का फेरम, कॉपर का क्यूप्रम। ये सभी कुछ एलिमेंट्स के लैटिन वर्ड के 2 लेटर 1 लेटर के आधार पर ठीक है। बाकी सबके इंग्लिश वर्ड से जो तुमको याद हो जाएगा सब हम टेबलर फॉर्म में सारा याद करा देंगे तुमको। तो ये सभी एटम है। और इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं देखो, H के मॉलिक्यूल H2, N के मॉलिक्यूल N2, O के मॉलिक्यूल O2, P के मॉलिक्यूल P4, F के मॉलिक्यूल F2, Cl के Cl2, सल्फर के S8, Br के Br2, I के I2। ये मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एलिमेंट H एटम और H एटम के मिलने से बना H2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल का निर्माण एटम के मिलने से होता है। अब ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं H2O, NH3, H2SO4, CH4, H3PO4, ये कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल है। H2O कैसे बना है? H प्लस O H2। ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे होमो एटॉमिक, एक जैसा, होमो में सिमिलर होता है, और ये होगा हेटेरो एटॉमिक, डिफरेंट टाइप्स के एटम के। तो क्लियर हो गया बात। ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये फ्री स्टेट में इस रूप में रहता है, डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में नहीं रहता है, और ये फ्री स्टेट में रहता है। ये स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट particle of an element। ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, which takes part in a chemical reaction, और ये it is the smallest particle of an element or a compound which don't take part in a chemical reaction भाग नहीं लेता है। या टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन नेचर में एग्जिस्ट करता है। N2O2 हम लोग श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं H2O, किस रूप में? इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में लिखा गया है। O का फॉर्म में हम नहीं वो लेते हैं ऑक्सीजन को, O2 लेते हैं, इसलिए एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, बट exist in free state in nature। और ये
डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इनिशियल, इतना। एंड possesses, possession means रखता है, all characteristics of element as per example। एटम कैसा होता है, देखो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नाभिक होता है, शरीर के बीच में नाभिक होता है ना। इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हिंदी में कहते हैं नाभिक। बहुत स्टूडेंट भूल जाता है कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो उसको कहते हैं हिंदी में नाभिक, और नाभिक में नाना और पापा रहता है। नाना न्यूट्रॉन, पापा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, जीरो। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद हो गया पक्का तुमको। अब बाकी ये सब जो है इस सब में के एल एम एन ओ पी क्यू, ये सब में इलेक्ट्रॉन रहता है। इस सब में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। पहला में 2 रहता है, दूसरा 8, 18, 32 ऐसे रहता है। तो फर्स्ट को कहते हैं के, सेकेंड को कहते हैं एल, थर्ड को कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवन। अभी 7 ऑर्बिट तक हम लोग जाते हैं, पहले 4 ऑर्बिट तक तुम लोग पढ़ा होगा क्लास में। तो ये जो न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन रहता है वही प्रत्येक एलिमेंट की पहचान है। प्रत्येक एलिमेंट का एटम तो ऐसा ही होगा, गोल होगा, उसके बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और बाहर में इलेक्ट्रॉन होंगे। उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या से करेंगे। तो सभी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या समान नहीं रहेगा, सभी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग रहेगा। उसी को उसको परमाणु संख्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे, उसी से एलिमेंट की पहचान की जाएगी। यानी यू हैव टू स्टडी एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक number means number of protons, और चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसलिए बाहर में उतना इलेक्ट्रॉन भी रहना चाहिए, और नहीं तो इसको छुएंगे एटम को, एलिमेंट को करंट मारेगा। तो जितना न्यूक्लियस से प्लस रहता है उतना बाहर माइनस में, प्लस माइनस बराबर होना चाहिए। Atomic number means number of protons is equal to number of electrons. Since atom is electrically neutral, hence there must be present same number of electrons in extra nuclear space. Extra nuclear space में उतने ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ही घट सकता है, बढ़ सकता है, और उसी के कारण एटम से जो आयन बनेगा उसको तो प्लस और माइनस आएगा, प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता नहीं। तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. That is Z is equal to P is equal to E, और mass number sum of proton and neutron, sum of proton and neutron is called mass number. Means न्यूक्लियस में जो समान है इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। यानी number of nucleons, constituent of nucleus is also called nucleons, number of nucleons. Mass number means number of nucleons. Protons and neutrons collectively called as nucleon. Mass number is denoted by A. It is equal to P plus N, और P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं प्लस N, और A is equal to Z की जगह पर क्या लिखेंगे, Z लिखती है, इसलिए n निकाल ले सकते हैं हम, n is equal to a minus z. Here you may write number of neutron is equal to atomic mass number minus atomic number, Symbolic representation
जो हम लोग करते हैं, X is the symbol of element, symbol जैसे हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, एंड Z is atomic number। वहां देख रहे हो Z एटॉमिक नंबर है ना, और यहाँ पावर Z हमेशा बेस में लिखा जाएगा, A पावर A इज मास नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास। यहीं पर एटॉमिक मास का भी जगह है, फ्रैक्शन में होगा तो एटॉमिक मास, होल नंबर होगा तो मास नंबर। जैसे मान लीजिए नाइट्रो सोडियम, सोडियम 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 क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं एटॉमिक नंबर, Z इक्वल टू 11, इसलिए प्रोटॉन इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11। और उसके बाद ऊपर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 22.99 या 23। तो 22.99 और 23 में अंतर क्या है, होल नंबर है, ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, मास नंबर, और यहाँ है एटॉमिक मास, और ये तो एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर इतना है 23, तो कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी n इक्वल टू a माइनस जेड। a का मान कितना है 23 माइनस 11 इक्वल टू 4। अंडरस्टूड? नाउ you have to study what is difference between mass number and atomic mass। मास नंबर एंड एटॉमिक मास में क्या अंतर है? मास नंबर ये नियरेस्ट होल नंबर है, एटॉमिक मास फ्रैक्शन होगा। ये यही पहचान है, ये इट इज ऑलवेज होल नंबर बिकॉज इट इज सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, 12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन मिलाकर के 23 मास नंबर हुआ। लेकिन एटॉमिक मास जो है इट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर। जो पढ़ोगे अगले क्लास में, किसी भी एलिमेंट के कई आइसोटोप होते हैं और भिन्न परसेंटेज अमाउंट्स में एलिमेंट वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और जब उसका हम एवरेज निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है। या दूसरे तरीके से तुम समझ सकते हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के 1830 भाग के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास करीब करीब 1-1 यूनिट होता है। तो इसका 1-1 यूनिट होता है और इसका 1830 भाग के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के लिए 1-1 यूनिट 1.008 होता है, 1.007 होता है। तो उसी को हम 1-1 मान लेते हैं, और जितना रहता है उतना गिन लेते हैं, तो मास नंबर हो जाता है, तो दोनों का सम, और एटॉमिक मास हो जाता है। ओके, चैट करो। हाँ, इसमें तुम देख रहे हो क्या अब कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर कई सब ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर कई सब ऑर्बिट्स होते हैं, और सब ऑर्बिट्स के अंदर ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, वो सब पढ़ोगे आगे जाकर के नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सब ऑर्बिट्स जो होते हैं इसके अंदर में, सब ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, सब ऑर्बिट्स होते हैं S P D F, और उसमें इलेक्ट्रॉन, S में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। यानी इसके अंदर सब ऑर्बिट होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 में 4 जोड़ 6, 6 में 4 जोड़ 10, 10 में 4 जोड़ 14, यानी 1 में एक सब ऑर्बिट होगा, 1s। सेकेंड में फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, तो इसको कहना 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट, 3s 3p 3d, 3ps 3p 3d। फोर्थ में 4 सब ऑर्बिट। लेकिन ये ऐसे नहीं लगातार नहीं रहेगा, 4s 4p 4d 4f। देखिए कैसे, फर्स्ट में एक, फर्स्ट ऑर्बिट में एक 1s, सेकेंड ऑर्बिट में 2 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4 4s 4p 4d 4f। फिर आप देखो तो इसमें 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 1s2 2s2 p6 s2 p6 d10
S2 P6 D10 F14। तो देखा तुमने कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ? इसमें हुआ 2, इसमें हुआ 2 6 8, इसमें कितना हुआ 2 6 8 10 18, और ये कितना हुआ 32। तो ये इस प्रकार से रहता है। तो 2n² एक फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर बरी स्कीम, तुम लोग पढ़ा होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। किसी ऑर्बिट में अधिक से अधिक 2n² आ सकते हैं, वेयर n रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर। तो 2n² अगर करते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ 2 × 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ 2 × 4 का स्क्वायर। क्या इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद 2 × 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो कितना होगा 5 5 25 में 50 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2 6 × 6 का स्क्वायर 36 में 72 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्बिट में K में 2, L में 8, अब M में 18 और N में 32, और उसके बाद कितना होना चाहिए 50, उसके बाद होना चाहिए 72। लेकिन वैसा नहीं होता है, अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि सब ऑर्बिट्स की संख्या 4 ही है। कौन कौन है? यही sp_df यानी पांचवा ऑर्बिट आएगा तो इसमें भी 5s5p5d5 6 में भी 6d6p6f यही होगा, 7 में भी वैसे होगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² का जो फॉर्मूला है वो फोर्थ ऑर्बिट तक सही है, उसके आगे सही नहीं है। एक और बात, और क्या बात है कि ये जो समझाने के लिए ऐसे हम लोग लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में ये अरेंजमेंट इस प्रकार से नहीं होता है। इसका अरेंजमेंट जो होता है वो 3p के बाद चेंज होने लगता है। न्यूक्लियस के बगल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको खींचने में न्यूक्लियस कम एनर्जी लगाना पड़ता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और दूर वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। यानी अंदर से बाहर जो हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ के बाद चेंज हो जाता है। उसके लिए एक सिंपल सा मेथड हम तुम लोग को ऐसे कॉपर प्रिंसिपल बहुत डिटेल से सब बताया जाएगा, लेकिन एक चूंकि अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आइडिया आउटलाइन हम यहाँ पर देते हैं। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि वो कैसे रहता है और हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का 2-3 क्लास लगेगा, डिटेल में आगे जाए जब एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ोगे तब। लेकिन अभी ऑफ वाई प्रिंसिपल के अनुसार, ऑफ वाई क्या होता है? ऑफ वाई नाम तुम लोग सुना होगा, बताओ ऑफ वाई क्या होता है? ऑफ वाई मीन्स 3s 3p 3d। ऑफ वाव, ऑफ वाव मीन्स, ऑफ वाव किसी का वाव नहीं है, वाव मीन्स किसी का फादर नहीं है, यानी वो साइंटिस्ट है, ये नहीं ऑफ वाई। तो क्या है? क्या है? साइंटिस्ट नहीं है तो क्या है? ऑफ वाई एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू बिल्ड अप, बनाना, बनाने का सिद्धांत। क्या बनाना है? तो एटम को बनाना। किस चीज से बनाना? तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट को मिलाकर बनाना। सब ऑर्बिट जो मिलाएंगे हम, एटम बनेगा, और तब हम उस सिद्धांत को बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल मीन्स ऑफ वाई प्रिंसिपल, ऑफ वाई प्रिंसिपल मीन्स बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। इसको ऐसे हम एरो से काट देते हैं, जितना कट जाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का जो खोज रहते हैं यहाँ पर, इससे प्राप्त हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ से चले, यहाँ से उतरे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा, फिर 2s आएगा, एक 1s हुआ, फिर क्या हुआ? 2s आया, 2p 3s आया, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 7p 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ओके,
ये इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट इन विच यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अप टू 120। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे कहो तो गिन देंगे, तुम ध्यान देना इलेक्ट्रॉन पर, तुम गिन देंगे बाद तक 120 हो जाएगा। एस में कितना होता है 2 होता है ना, पी में कितना होता है 2 में 4 में 6, 6 में 4 में 10, 10 में 4 में 14, तो गिन रहा है। तो हिंदी में गिन देते तुम हिंदी में समझ जाओगे जल्दी। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 48 6 54 56 57 10 80 6 86 2 88 14 102 10 112 10 6 118 2 120 120 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को लिखा जा सकता है इसमें, और इसको टेक्निकली समझाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पढ़ोगे तो उस समय तुरंत कोई बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मात्र हाफ मिनट में लिख दोगे तुम। तो आज क्लास इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट 2 क्लास अभी फंडामेंटल्स का और पढ़ाएंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उन दोनों क्लासेस में तुमको सारा फॉर्मूला, सारा वैलेंसी और कौन इलेक्ट्रॉन कैसे देता है लेता है, सारा चीज आउटलाइन फंडामेंटल्स जो होना चाहिए वो रूट तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।